आज हम ममता कालिया की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है परदेशी। और इस कहानी ने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम जिसे घर कहते हैं वो आखिर है क्या। बहुत गहरा सवाल है। क्या वो सिर्फ चार दीवारें हैं? हाँ, या फिर वो रिश्ते हैं जो उन दीवारों के अंदर पनपते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी एक ऐसे ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जिसके सदस्य दुनिया के अलग अलग कोनों में जा बसे हैं। और कहानी का असली मोड़ तो तब आता है जब कनाडा में बसे भाई का एक दोस्त रिचर्ड भारत आता है उनके परिवार के पास रहने। हाँ, और ये मेहमान एक आईने की तरह काम करता है। वो परिवार को उसकी अपनी ही वो शक्ल दिखा देता है जिसे वो शायद खुद भी भूल चुके थे। एक आईना जो शायद वो देखना ही नहीं चाहते थे। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाहरी दुनिया के सामने अपनी एक परफेक्ट छवि बनाने की जद्दोजहद में हम असल में क्या खो देते हैं। चलिए जरा इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी हमें सबसे पहले उस दौर में ले जाती है जब ये परिवार एक साथ था, एक ही छत के नीचे, 3 भाई बहन, उनके माता पिता, एक भरा पूरा घर। हाँ, लेकिन इस एकता में एक दरार पड़ती है जब बड़े भाई को कनाडा में नौकरी का एक मौका मिलता है। और फिर घर में जो बहस छिड़ती है वो कमाल की है। वो बहस मुझे लगता है उस दौर के हर दूसरे मध्य वर्गीय भारतीय परिवार का आईना है। जो माता पिता हैं बीजी और बौजी, उनका डर बहुत ही स्वाभाविक है। बिल्कुल। बीजी कहती हैं बेटों का हाथ लगे बिना तो सड़क भी नहीं मिलता। ये सिर्फ एक इमोशनल बात नहीं है। नहीं, ये उनकी सोशल सिक्योरिटी की चिंता है। सही कहा, उनका पूरा जीवन इसी सहारे के भरोसे बीता है। है ना? लेकिन यहाँ एक तरफ ये डर है और दूसरी तरफ भाई का तर्क है कि कनाडा में 40 गुना ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। वो कहता है घर का सारा दरिद्र धुल जाएगा। और बहन अमरजीत, वो तो भारत को नरक तक कह देती है। हाँ, वो भी निकलना चाहती है। सिर्फ छोटा भाई नीरद है जो इसका विरोध करता है। वो कहता है रोटी के लिए कोई अपनी मिट्टी नहीं छोड़ता। तो यहाँ सवाल उठता है कि नीरद का ये फैसला क्या है? क्या ये देशभक्ति है या कहीं ना कहीं ये बदलाव से, उस अनजानी दुनिया में जाने से डरना भी है? ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। मुझे नहीं लगता कि कहानी से देशभक्ति या डर के खांचे में बांटती है। नीरद का किरदार शायद वो जड़ों से जुड़ाव का प्रतीक है। अच्छा। उसके लिए दलिद्र सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, शायद अपनी मिट्टी, अपनी पहचान खो देना उसके लिए सबसे बड़ा दलिद्र है। जबकि उसके भाई बहन के लिए अवसर और पर्सनल ग्रोथ सबसे ऊपर है। बिल्कुल, ये दो अलग अलग वर्ल्ड व्यूज का टकराव है जो एक ही परिवार के अंदर हो रहा है। तो खैर, नीरद अपनी जड़ों से जुड़े रहने का फैसला करता है और बाकी परिवार विदेश चला जाता है। लेकिन कहानी ये दिखाती है कि आप भले ही परदेश चले जाएं, परदेश किसी न किसी रूप में आपके दरवाजे पे दस्तक दे ही देता है। और यही होता है सालों बाद जब रिचर्ड के आने की खबर मिलती है। और उस एक खबर से घर में जो ऑपरेशन क्लीन अप शुरू होता है वो कहानी का सबसे मजेदार और गहरा हिस्सा है। भाभी का कनाडा से फोन आता है और निर्देश मिलता है, घर की सफाई कर लेना, कहीं भी गंदगी, मच्छर, छिपकली न दिखने पाए। ये सिर्फ एक हिदायत नहीं है, ये एक तरह का कल्चरल प्रेशर है। हाँ, और कथावाचक यानी नीरद की पत्नी इस दबाव को पूरी तरह महसूस करती है। वो अपने घर को देखती है तो उसे वो अजायब घर लगता है। उखड़ा हुआ पलस्तर, बच्चों का बिखरा हुआ कमरा, छोटी सी रसोई, और फिर शुरू होती है 3 दिन की मैराथन, घर को एक आदर्श रूप देने की। और लेखक ने यहाँ जो चीजें चुनी है ना वो बहुत दिलचस्प हैं। दीवारों पर पिकासो और लियोनार्डो दा विंची के प्रिंट्स लगते हैं। नया टर्किश तौलिया आता है। बच्चों के म्यूजिक सिस्टम पर बाख, बिथोवेन और मोजार्ट के कैसेट रखे जाते हैं। ये सब क्या है? ये पश्चिमी हाई कल्चर पे प्रतीक है। परिवार असल में अपनी भारतीय मध्यवर्गीय पहचान पर पश्चिमी संस्कृति का एक मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आज लोग इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने से पहले अपने घर का कोना कोना परफेक्ट बनाते हैं, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आप। ये इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी का उस जमाने का वर्जन है। ये सिर्फ दिखावा नहीं है। तो क्या है ये एक तरह की कल्चरल एंजाइटी है, एक असुरक्षा है कि हमारी असलियत, हमारा भारतीयपन कहीं पश्चिमी मानकों पर कम या पिछड़ा न मान लिया जाए। हाँ, कथावाचक के मन का डर साफ है। वो सोचती है पढ़ी लिखी लड़कियां हिंदुस्तान में ऐसे घर चलाती हैं। अगर रिचर्ड ने ऐसा सोचा तो बस यही डर। घर की सफाई असल में अपनी पहचान की सफाई करने की एक बेचैन कोशिश है। और फिर 6.5 फीट लंबा रिचर्ड घर में दाखिल होता है और ये सारा मुलम्मा, सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। उसे इन बनावटी चीजों पर वो ध्यान ही नहीं देता। हाँ, उसे पिकासो के प्रिंट्स में नहीं, घर के लोगों में दिलचस्पी है। और यहीं से कहानी उम्मीदों को तोड़ना शुरू करती है। पहला झटका तो खाने की मेज पर ही लगता है। ओ,
वो चीज, सैंडविच वाला किस्सा। हाँ, कथावाचक ने बड़ी मेहनत से चीज सैंडविच बनाया है, ये सोचकर कि विदेशी मेहमान को तो यही पसंद आएगा। लेकिन घर की पुरानी नौकरानी मालती अपने सहज अंदाज में आलू प्याज के पकौड़े ले आती है। और रिचर्ड का रिएक्शन देखने लायक है। गरम पकौड़ा मुंह में रखते ही वो उछल पड़ता है, लेकिन फिर उसे फूंक फूंक कर खाता है और कहता है डिलिशियस। और देखते देखते 3/4 प्लेट सफाचट। चीज सैंडविच बेचारे अकेले रह जाते हैं। ये एक छोटा सा पल है, लेकिन ये प्रामाणिकता की, ऑथेंटिसिटी की जीत है। रिचर्ड उस अनुभव को चुनता है जो असली है, जो उस घर की मिट्टी से जुड़ा है, न कि उस अनुभव को जो उसके लिए सोच समझ कर तैयार किया गया है। बिल्कुल। और ये सिलसिला आगे भी चलता है। उसे खजुराहो के मंदिर देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। ये एक टिपिकल टूरिस्ट स्पॉट है। हाँ, उसे सारनाथ जाना है, बोधि वृक्ष देखना है। वो सतह पर नहीं, गहराई में उतरना चाहता है। और सबसे खूबसूरत रिश्ता तो उसका दादी यानी बिजी के साथ बनता है। रिचर्ड को हिंदी के बस 3 शब्द आते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं। और बिजी को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन दोनों घंटों साथ बैठते हैं, वीडियो टेप और इशारों से बातें करते हैं। और बिजी कहती हैं, इसकी बातें मेरी समझ आ रही हैं। ये कमाल है। ना? ये दिखाता है कि असली कनेक्शन के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती। ये उस धारणा को तोड़ता है कि संस्कृतियां एक दूसरे से बात नहीं कर सकती हैं। यहाँ 2 पीढ़ियां, 2 अलग दुनियाएं बिना शब्दों के एक दूसरे से जुड़ रही हैं। लेकिन कथावाचक की बेचैनी खत्म नहीं होती। उसे अब भी लगता है कि वो इस परीक्षा में फेल हो रही है। और कहानी का असली मोड़, जिसे हम क्लाइमैक्स कह सकते हैं, वो रात के खाने की मेज पर आता है। और उस सीन में मुझे लगता है हर किसी को अपने घर का कोई न कोई डिनर याद आ जाएगा। उस पर बरस पड़ती है। दिन भर का जो दबाव और भड़ास थी, वो बच्चों पर निकल जाती है। हाँ, वो कहती हैं तुम्हें कनरस पड़ा हुआ है। बड़ों के बीच घुसकर बैठना क्या बच्चों को शोभा देता है? और नाराज होकर दोनों बच्चे खाना छोड़ देते हैं। उस पल कथावाचक के लिए ये सामाजिक शर्मिंदगी का चरम है। उसे लगता है हमारे घर में 2 दिन भी सभ्यता से रहना दूभर है। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसे लगता है कि उसने रिचर्ड के सामने अपने परिवार का सबसे अव्यवस्थित, सबसे असभ्य रूप पेश कर दिया है। लेकिन तभी जो होता है वो कहानी का दिल है। दादी यानी बीजी उठती हैं, बच्चों को कहानी सुनाने का लालच देती हैं और बहला फुसलाकर अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। और इस पूरे सीन को रिचर्ड बहुत ध्यान से देख रहा होता है। कथावाचक को तो लगता है कि अब इज्जत का फालूदा हो गया, लेकिन रिचर्ड की प्रतिक्रिया सबको चौंका देती है। और वो जो कहता है वो सिर्फ तसल्ली देने वाले शब्द नहीं है, वो एक गहरी सांस्कृतिक टिप्पणी है। क्या कहता है वो? कहता है जिन्हें आप गड़बड़ियां कह रही हैं, उनके लिए हमारे देश में तरसते हैं लोग। कहाँ मिलती है घर परिवार की गर्मी? और फिर वो अपनी कहानी बताता है। हाँ, कि कैसे उसके माँ बाप के तलाक के बाद 12 साल की उम्र से वो अकेला है। हाँ, और वो उस डिनर टेबल के तथाकथित ड्रामा की तारीफ करता है। वो कहते हैं आपके घर में अभी डिनर के समय 3 पीढ़ियां एक साथ खाना खा रही थी। अरे दुर्लभ सुख है ये। दुर्लभ सुख, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। रिचर्ड जो एक इंडिविजुअलिस्टिक समाज से आता है, उसे इस सामूहिक और थोड़ी अव्यवस्थित भारतीय पारिवारिक संरचना में वो अपनापन, वो जुड़ाव दिखता है जो उसने अपनी जिंदगी में खो दिया। जहाँ कथावाचक को अनुशासनहीनता दिख रही है, और वो एक और बहुत गहरी बात कहता है, आपके बच्चों को एक नॉर्मल लड़कपन मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है ये, इसे कभी कम करके मत देखिएगा। बिल्कुल। और ये सुनकर नीरद को भी अपने उस सालों पुराने फैसले पर शायद गर्व होता है कि रोटी के लिए कोई अपनी मिट्टी नहीं छोड़ता। हाँ, रिचर्ड का नजरिया नीरद के फैसले को सही साबित करता है। उसने शायद दौलत नहीं कमाई, लेकिन उसने वो दुर्लभ सुख कमाया है जिसे रिचर्ड जैसा व्यक्ति बाहर से आकर पहचानता है। जिस चीज को कथावाचक गड़बड़ और अव्यवस्था समझ रही थी, वही उस घर की सबसे बड़ी ताकत, उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। ये 2 संस्कृतियों का टकराव नहीं, बल्कि एक मिलाप है, जहाँ एक संस्कृति दूसरी को उसकी अपनी खोई हुई खूबसूरती का एहसास कराती है। रिचर्ड अगली सुबह बनारस के लिए चला जाता है, लेकिन वो जाते जाते कथावाचक को जैसा कहानी में लिखा है, जीवन भर के लिए शिक्षित कर गया। वही चीज उस विदेशी के लिए सबसे अनमोल अनुभव बन गई। ये कहानी हमें यही दिखाती है कि हम अक्सर दूसरों की नजरों से खुद को आंकते हैं। हम अपनी असलियत को, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातों को कमतर समझने लगते हैं, खासकर जब हम उसकी तुलना एक बाहरी आदर्शवादी पैमाने से करते हैं। बिल्कुल। रिचर्ड का नजरिया आज के दौर में और भी ज्यादा मायने रखता है। आज जब हम सब सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का एक परफेक्ट फिल्टर किया हुआ वर्जन पेश करने में लगे हैं, तो ये कहानी याद दिलाती है कि असली जुड़ाव और खूबसूरती अक्सर उस मेस में होती है जिसे हम छिपाने की कोशिश करते हैं। हाँ। कहानी का अंत एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति से होता है, वो अलमस्त परदेसी सिर्फ सैलानी नहीं था। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी गड़बड़ियां हैं, कौन सी अव्यवस्थाएं हैं जिन्हें हम हर कीमत पर सुधारना या छिपाना चाहते हैं। पर शायद वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती और हमारी असली ताकत है।